नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इससे पहले कि शो की शुरुआत करें, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं। एनएससी के एक्सपायरी में बदलाव को मंजूरी मिल गई है। जी हां, सेबी ने एक्सपायरी को मंगलवार करने को आखिरकार मंजूरी दे दी है। लगातार इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे और पूरी तरह से तय माना जा रहा था कि एनएससी के एक्सपायरी में बदलाव को मंजूरी मिल सकती है और आखिरकार इस खबर पर मुहर लगती हुई एनएससी के एक्सपायरी में बदलाव को मंजूरी दी गई। सेबी ने एक्सपायरी मंगलवार को करने को मंजूरी दे दी है। बाकी डिटेल्स हम आगे भी आपको बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अपने शो पर आते हैं और शो में आपको बता दें कल की तैयारी एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार का ब्यौरा देते हैं और इस आधार पर कल आपको किन किन लेवल्स का ध्यान रखना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और किन सेक्टर्स को अपने रडार पे रखना है, ये हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको बेहतर तरीके से गाइड करते हैं। यही नहीं, एक बड़ा हिस्सा आपके सवालों का भी अपनी चर्चा में हम शामिल करते हैं और याद रखिए अपना सवाल सिर्फ और सिर्फ YouTube पर आपको भेजना है। तो कल की तैयारी में YouTube पर अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। याद रखिए YouTube पर सवाल भेजते वक्त आपको एक फॉर्मेट याद रखना है। अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले, किस स्टॉक पे आपका सवाल है ये बताइए, कितनी क्वांटिटी में आपने वो स्टॉक लिया है, किस भाव पे लिया है और आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये जरूर बताइए, जिसके जरिए हमें आसानी होगी आपको बेहतर तरीके से राय देने में। यही नहीं, आपको याद रखिए कि तमाम मार्केट ट्रेंड्स और बाकी चीज़ों पर भी हम राय देते हैं और हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, अजीत नायक साहब हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं आपके पास आऊं, जरा बाजार का ब्यौरा दे देता हूं। तो दिन के निचले स्तरों पर आज बाजार ने क्लोजिंग ली और आप देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो लगभग 100 अंकों की गिरावट यहां देखने को मिली। 24,850 के पास निफ्टी ने क्लोजिंग ली। बैंक निफ्टी की बात करें 230 अंकों की गिरावट यहां पर नजर आई। 55,700 के पास यहां पर क्लोजिंग नजर आई। मिड कैप और स्मॉल कैप में देखें तो यहां भी आधे आधे % तक की कमजोरी साफ तौर पर देखने को मिली। मार्केट ब्रेथ हम आपके सामने लेकर आ पाए तो आप देखिए 862 शेयर मार्केट ब्रेथ में ऐसे रहे जो कि आज हरे निशान में कारोबार करते नजर आए और 1859 शेयर ऐसे थे जिन पर दबाव होता हुआ नजर आया। आज के गेनर्स की लिस्ट अगर आपके सामने लाएं तो आप देखिए टेक महिंद्रा लगभग 1.5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। इन्फोसिस जो है वो लगभग 1% चढ़ा। एशियन पेंट्स में लगभग 1% की, तो टीसीएस, मारुति सुजुकी और एनटीपीसी में आधे % तक की तेजी नजर आई। दबाव कहां था? अदानी एंटरप्राइजेज निफ्टी का टॉप लूजर, 2% से ज्यादा की गिरावट यहां देखने को मिली। डॉक्टर रेड्डीज 2% तक गिरा। इसके अलावा सन फार्मा, इटर्नल और ओएनजीसी में 1.5 से 2% तक की तेजी गिरावट माफ कीजिएगा हमें देखने को मिली। तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा। अजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए कल का मार्केट अब इन लेवल से, इन दबाव के लेवल से आपको कैसा नजर आता है? नमस्ते सर। अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी एक ब्रॉड रेंज बना रही है। 25,200 से लेके 24,800 का लेवल है, वो बहुत 24,400 का, सॉरी, लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट कई दिनों से आप देखेंगे, 15-20 दिनों से ये लेवल के अंदर ही निफ्टी घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी जो मार्केट ने आज करेक्शन देखने को मिला है, वो अपना जो टॉप एंड है 25,000 आसपास से मार्केट में दबाव देखने को मिला है। वहाँ पे कॉल राइटिंग भी हैवी देखने को मिला था कल, कि 25,000, 24,900 से लेके 25,200 तक अच्छा कॉल राइटिंग हुआ है और नीचे में 24,300, 200 के लेवल में पुट राइटिंग देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि ये जो ग्लोबल अनसर्टिनिटी चल रहा है, उसके बावजूद भी हम लोग का मार्केट नीचे के लेवल पे ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ना ऊपर के लेवल पे जा पा रहा है, तो टाइट कंसोलिडेशन है। मगर उसी तरह हम अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो जो टेक्निकल में वीकली में एक एंगल्फिंग बैरिश पैटर्न जैसा बना है, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली वीकली से थोड़ा सा ज्यादा अंडर परफॉर्म करेगा। निफ्टी को बचाने वाले जो है वो सीएनएक्स हेल्थ केयर और आईटी है। ये दो लास्ट 2 दिन, आज भले हमने फार्मा में करेक्शन देखा है, मगर लास्ट कुछ दिनों में आईटी डिफेंस जो बेट थे, सीएनएक्स आईटी ज्यादा करके, वो उन्होंने
निफ्टी को संभाल के रखा है। तो इसलिए निफ्टी में उस तरह का जो करेक्शन हमने को देखने को नहीं मिल रहा है, मगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा वीक है। मुझे लगता है कि आगे चल के भी बैंक निफ्टी में करेक्शन थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, कि जिस हिसाब से टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ है। नीचे की स्तर पे 55,000 भी देखने को मिल सकता है। अगर वो लेवल ब्रेक करता है तो वहां से 2 और 2.5% का भी ज्यादा गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा, क्योंकि एक अच्छा ब्रेकआउट देके ऑल टाइम हाई क्लोजिंग देके वापस जब मार्केट वहां से गिरता है तो काफी सारे स्टॉप लॉसेस और न्यू फ्रेश शॉर्ट पोजीशन क्रिएट होने का संभावना ज्यादा है। उसी तरह 24,400 अगर निफ्टी ब्रेक करेगा तो उसमें भी एक अच्छा गिरावट देखने को मिलेगा। ओवरऑल चार्ट जो इंडिविजुअल स्टॉक है जो निफ्टी रिलेटेड है, और उसमें थोड़ा सा वीकनेस एक्सेप्ट आईटी देखने को मिल रहा है, उसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। सिर्फ आईटी के वजह से निफ्टी में हम लोग को उस तरह का करेक्शन देखने को नहीं मिला। अगर आज भी आईटी जो आपने बताया टेक महिंद्रा वगैरह टीसीएस, अगर आज वो भी 1% करेक्ट होते तो 250 से 300 पॉइंट निफ्टी आज भी करेक्शन हम लोग को देखने मिलता, मगर उन्होंने निफ्टी को संभाल के रखा है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है सेल ऑन राइज है, जब तक 25,200 क्रॉस नहीं करता है या सपोर्ट के आसपास मार्केट 24,300 नहीं आता है, तो लॉन्ग के लिए थोड़ा संभालना जरूरी है। ऐसा थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन मार्केट में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा गिरावट पे आपको ध्यान रखना होगा। लेवल्स एक बार मैं निफ्टी की अगर बात करूं तो 24,400 से लेके 25,200, इस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्रूशियल है। 24,400 का निचले स्तरों पर बहुत ही अहम लेवल है। यहाँ से अगर कोई गिरावट आती है तो और ज़्यादा दबाव देखने को नज़र आ सकता है। चलिए अब आपके सवालों को फटाफट से शामिल करते हैं। पहला सवाल जो है विनोद भोयार का है, और ये सवाल हिंदुस्तान जिंक पे इन्होंने पूछा है। 534 के अभाव पे इन्होंने हिंदुस्तान जिंक का स्टॉक का लिया हुआ है। बताइए अजीत, 534 के भाव से नुकसान तो यहां पर हो रहा है इनको, लेकिन क्या राय होगी हिंदुस्तान जिंक में? हिंदुस्तान जिंक का अभी काफी, हालांकि 4-5 दिन पहले रैली किया, मगर वो रैली को सस्टेन नहीं कर पाया। वापस 490 का जो डिमांड जोन है उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा मेटल सेक्टर में अभी, और ये पर्टिकुलरली ये स्टॉक में भी और करेक्शन देखने को मिल सकता है। 450 440 के आसपास का इसका सपोर्ट जोन है, उसके पहला यहाँ पे एंट्री लेना मुझे नहीं लगता है। तो एक बार वो निकल के वापस में उनको 30-20 पॉइंट्स का जो बेनिफिट मिल सकता है, वहां पे वो एक बार बुलिश पैटर्न में एंट्री कर सकते हैं। इस लेवल पे लॉन्ग करना थोड़ा डिफिकल्ट है, नहीं तो नेक्स्ट 1-2 दिन में अगर ये 490 वापस क्रॉस करता है तो इनमें कुछ उम्मीद दिखेगा। अदरवाइज चार्टिकली फेल्ड ब्रेकआउट होने का चांसेस ज्यादा है। सद्भाव का सवाल लेते हैं, और इन्होंने जियो फाइनेंस पे राय जाननी चाहिए। 299 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। तो जियो फाइनेंस कैसा लगता है आपको 299 की बाइंग के हिसाब से अजीत जी? फिनांस में भी जो रैली हम पहले काफी टाइम पहले आपके शो में भी बोले थे, वो रैली आ चुकी है, और मुझे यहाँ से और ज्यादा रैली का एक्सपेक्टेशन नहीं है। एक डिप आने के बाद 260 240 का सपोर्ट जोन है, वहां पे कुछ एक पॉजिटिव डेवलपमेंट में हम इसको ले सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से भी अगर देखेंगे तो एक काफी अच्छा रन देखने को मिला है। लगभग 4-5 हफ्तों का रन के बाद एक हेल्दी करेक्शन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक अभी बैरिश मोड में जा रहा है। हेल्दी करेक्शन है। 260 240 जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वहां पे एंटर करना और ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल हो। आईटी की हम बात कर रहे थे, विप्रो पे हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने सवाल पूछा है। अगस्त्य चंद्रा हैं, और विप्रो पे 260 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई, इनके भाव के आसपास ही है। और इसके अलावा वेदांता इन्होंने 460 के भाव पे लिया हुआ है। इन दोनों स्टॉक पे बताइए क्या राय बन रही है? सबसे पहले हम विप्रो पे बात करते हैं। अगर आप बाकी आईटी स्टॉक कंपेयर करेंगे तो विप्रो थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग रहा है। मगर अभी 240 का उनको ट्रेल करना चाहिए। जब तक 245 240 जोन नहीं ब्रेक करता है, इनमें बने रहे, क्योंकि ओवरऑल सेक्टर में पॉजिटिविटी है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि सेक्टर का जो लास्ट का मूवमेंट रहता है, तो जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक वो ट्राई करते हैं बेंचमार्किंग करने के लिए। एक उसमें भी एक रैली देखने को मिल सकता है। उस हिसाब से 280 290 के आसपास इसका रेजिस्टेंस जोन है, वहां पे वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और नीचे में 245 का ध्यान रखें। और दूसरा क्वेश्चन इनका था वीडीएल पे, वेदांता पे, हम उस पे डिस्कस करेंगे।
इसके क्रूशल रेजिस्टेंस जोन 480 के आसपास से ही मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वापस मैं बोल रहा हूँ मेटल में थोड़ा सा करेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से 440 से 430 का जो डिमांड जोन है वहां पे एंटर करने की सोचे। अगर यहाँ पे आपका ज्यादा लॉस नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है कि 70 to 80% उसको निकलो और वापस नीचे में थोड़ा एडिशन करने के लिए जगह रखना जरूरी है। तो दोनों ही स्टॉक पर आपको राय मिलती हुई। अगला सवाल उमेश चौहान जी का लेते हैं, कोचीन शिपयार्ड पर राय जानना चाहते हैं। 90 शेयर हैं इनके पास और 1460 की इनकी बाइंग है। एक साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं कोचीन शिपयार्ड पे। अच्छा खासा मुनाफा भी है, लगभग यहाँ पर देखिए 66,000 के करीब पहुंचते हुए इस वक्त फायदे में। बताइए 1460 की बाइंग, और आज तो हमने देखा डिफेंस शेयरों में चौतरफा हरियाली रही इस दबाव भरे बाजार में भी। टेक्निकल जो पैटर्न है, इनको एक साल का व्यू चाहिए, इसलिए हम मंथली एंड वीकली पे ज्यादा फोकस करेंगे। उस हिसाब से चार्ट में कुछ टेक्निकली मुझे नहीं लग रहा है कि एग्जिट करना चाहिए, होल्ड करके रख सकते हैं। वापस जो प्रीवियस हाई है 2950 के आसपास ये स्टॉक आ सकता है। तो ये है राय कोचीन शिपयार्ड पे उमेश जी आपको मिलती हुई। अगले जो दर्शक हैं उनका नाम है अशोक शिंदे, अदानी पावर पे राय जानना चाहते हैं। 661 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है और 152 शेयर इनके पास हैं अदानी पावर के। पूछ रहे हैं कि आखिर क्या किया जाए। तो मुझे लगता है कि थोड़े ये स्टॉक से निकल के कोई बेटर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आप पर्सनली मेरा राय पूछेंगे। क्योंकि जब तक 650 के ऊपर स्टॉक जाता नहीं, तो इसमें मेरे को कोई मोमेंटम इसमें विजिबल नहीं है। और अभी भी पूरे मार्केट के रैली में ये स्टॉक ने कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इसका मतलब रिलेटिवली अंडर परफॉर्मर ही है। तो टेक्निकल वाइज इनको इसमें से निकलना जरूरी है, और दूसरा कोई बेटर स्टॉक में वो सोच सकते हैं। तो स्टॉक उन्हें सुझाव भी दीजिए कि कौन सा लेना चाहिए। सर, अभी जो आपने बताया कि जो डिफेंस सेक्टर है, आज हमारा भी रिकमेंडेशन है, मैस्डॉक जैसा स्टॉक है, हमने रिकमेंड किया, तो वो स्टॉक पे दे सकते हैं। या तो फिर सेफ बेट में बैंकिंग, थोड़ा करेक्शन के बाद बैंकिंग स्पेस में भी वो जा सकते हैं। पीओसी बैंकिंग काफी रैली का करेक्शन के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंकिंग भी वापस एक बॉटम आउट होके रैली मिलेगा, मगर इस स्तर पर नहीं। जब मार्केट वापस 24,400 के आसपास आएगा, तब डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा बहुत सारे स्टॉक में। तो वहां पे टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वहां पे हमें डिसीजन लेना चाहिए कि कौन से स्टॉक में निकलना है। अभी भले मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है, तो एग्जिट करने का मौका इनको अच्छा है। तो ये आपको एक विस्तृत नजरिया। प्रकाश कुमावत जी का सवाल लेते हैं, सीडीएसएल पे राय जानना चाहते हैं। 1422 के भाव से इन्होंने खरीदारी की हुई है, लॉन्ग टर्म का इरादा है, 4 साल इस स्टॉक को देना चाहते हैं। और बहुत सारी खबरें भी रही हैं, खासतौर पे जो एक्सचेंज और बाकी रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनको लेकर। सीडीएसएल पे क्या नजरिया है, फायदे में है, 1422 की खरीदारी है, 4 साल और रुकना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सीडीएसएल जो स्टॉक है मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके हिस्टोरिकल बिहेवियर भी देखेंगे तो करेक्शन आता है 15-20%, 30% का, उसके बाद एक नया हाई देखने को मिलता है। उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे कि 2024 में जो करेक्शन आया था, फरवरी जनवरी 2025 तक का मंथली में 3 महीने का करेक्शन आया था, और वो उसका जो प्रीवियस हाई है 2000 अभी तक क्रॉस नहीं किया है, तो ये क्रॉस करने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और लास्ट कुछ दिनों में भी स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो 4 साल के हिसाब से ये रख सकते हैं। मगर उनका जो नजरिया, वो अगर वही बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग 4 साल के बाद थोड़ा करेक्शन में पैनिक कर जाते हैं। वैसा नहीं करना है, लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से स्टॉक अच्छा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दीवान रावत का सवाल लेते हैं, हल्द्वानी से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर राय जानना चाहते हैं, 6 महीने का इनका नजरिया है। बीएल 302 की इनकी बाइंग है, बताइए क्या करना चाहिए। 6 महीने का अगर ये नजरिया पूछते तो उनको पहले 302 का आएंगे, तो मुझे लगता है कि 40 to 50% पार्शियल बुकिंग करना जरूरी है। ओवर स्ट्रेच रैली देखने को मिला है, भले ये सेक्टर में बहुत स्ट्रेंथ है, ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर इस लेवल से हो सकता है। थोड़ा सा डाइवर्जेंस मुझे चार्ट पे देखने को मिल रहा है, तो मोमेंटम लूज कर सकते हैं। तो 50 to 60% बुक करें, और बाकी का जो है वो 380 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के पूरा 6 महीना वो वेट कर सकते हैं।
तो ये है राय आपको मिलती हुई BEL पे आपको बने रहने की सलाह। इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे आज के शो में, लेकिन अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। आज जो आप सवाल पूछेंगे उसके जवाब कल के शो में हम इसी समय देंगे, लेकिन फिलहाल बढ़ेंगे अब अपने खास सेगमेंट VIP शेयर्स की ओर। अजीत जी बताइए, आज VIP पिक के तौर पर कौन सा शेयर है आपके पास? वैसे तो आपने डिफेंस पे अपनी चॉइस बता दी थी। हाँ, मैस्डॉक पे हम रेकमेंड करना चाहते हैं, मगर ये भी मैं बोलना चाहता हूँ साथ में कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा अनफेवरेबल रहेगा, क्योंकि ये माहौल अभी थोड़ा सा रिस्की है। तो जो रिस्क है वो एकदम सोच समझ के लिए डाले। रिस्क पर ट्रेड बहुत जरूरी होता है, तो जो भी आप इनिशियल रिस्क पर ट्रेड रहते थे उसको हाफ करना जरूरी है जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के पास आता है। तो और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज भी काफी सारे, तो मस्डक को अभी जो CMP चल रहा है उस पर बाई कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस 3215 का लगा सकते हैं। और टारगेट जो है मैं 3450 का एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर मार्केट में ज्यादा करेक्शन नहीं देखने को मिलेगा तो ये स्टॉक में अच्छा एक रैली मैं फिर से एक्सपेक्ट करता हूँ। अच्छा करेक्शन होके 50-डे मूविंग एवरेज के आसपास एक बुलिश पैटर्न आज बना है। कल एक पिन बार था, उसके बाद आज बुलिश कैंडल, तो कंफर्मेशन भी मिला है। तो कल इसमें बाइंग जरूर कर सकते हैं 3215 का स्टॉप लॉस के साथ। तो 3215 के स्टॉप लॉस के साथ 3450 के लक्ष्य के लिए यहां पर आपको खरीदारी करने की सलाह मिलती हुई मौजूदा जो एवरेज प्राइस है उस पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। शुक्रिया करें उससे पहले अजीत जी अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किया है वो हमारे क्लाइंट्स को हमने शायद रिकमेंड किया, मगर मेरे पर्सनल होल्डिंग पे कोई स्टॉक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजीत जी आपका इस अहम जानकारी के लिए, निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए और बाजार पर राय देने के लिए। इसी के साथ कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन अपने सवाल YouTube पर पूछते रहिए, हम कल उन सवालों के जवाब आपको देंगे। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।